Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute, and in this particular lecture video we are going to discuss financial management. My name is Shaheen and फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्पेक्ट को समझने से पहले ये समझो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो दो टर्म से मिलके बना है। एक होता है आपका फाइनेंस और एक होता है मैनेजमेंट। आजकल फाइनेंस की ज़रूरत हर एक को है, फंड्स की रिक्वायरमेंट हर एक को है, तो इसीलिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत ही ब्रॉड लेवल पे समझते हैं कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। इस लेक्चर में आपको बेसिक से लेके एडवांस सारे के सारे लेवल्स पता चल जाएंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो ये दो टर्म से मिलके बना है। दो टर्म से मिलके बना है ये, जिसको कहते हैं, एक कहते हैं फाइनेंस और एक कहते हैं मैनेजमेंट। मतलब इसकी असेंबली या आप बोल सकते हो प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक के सारे एस्पेक्ट्स। जब हम फंड्स की बात करते हैं तो फंड्स में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या है कि फंड्स जो है वो हमारे पास कम है और इसके यूजेस बहुत सारे हैं। फंड्स की रिक्वायरमेंट हर एक को होती है, इसीलिए उसकी मैनेजमेंट, उसकी प्लानिंग करनी ज़रूरी है। प्लानिंग का मतलब है कि कैसे उस फंड्स को पहले से ही प्री डिसाइड कर लें कि ये फंड्स कहाँ पे यूटिलाइज होने वाला है, इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम स्ट्रेटेजिक प्लान को डिस्कस करते हैं, प्लानिंग करते हैं फंड्स कहाँ पे यूटिलाइज होना है, ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि किस तरीके से समझते हैं कि जब हमारे पास फंड्स एलोकेटेड हैं ऑलरेडी तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे, किस तरीके से उसकी क्लासिफिकेशन होगी एंड ऑल द थिंग्स। और फिर हम डायरेक्टिंग की बात करते हैं। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे डायरेक्शन दी जाती है कि फंड्स का फ्लो कैसे होगा, फंड्स आएंगे कहाँ से, इनफ्लो कैसे होगा फंड्स का, और फंड्स जाएंगे कहाँ, कैश आउटफ्लो कैसे होगा, इस कॉल्ड डायरेक्टिंग। जैसे लीडर का भी एक यही रोल होता है कि इन्फ्लुएंस करना पीपल को, ऐसे ही डायरेक्टिंग फंड्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये रोल होता है कि कैसे फंड्स को डायरेक्ट किया जाए। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल अंडरटेकिंग। कंट्रोल करेंगे फंड्स की, कंट्रोल करेंगे फंड्स को, और वहाँ पे जो भी डेविएशन आएगी रिलेटेड टू फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी कि फंड्स की कमी हो रही है या फंड्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़्यादा है, उन सबको डील करेंगे हम किसकी हेल्प से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस सबको समझना ही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जब फाइनेंस को असेंबल करना, प्लानिंग करना फाइनेंस की, मनी की, कि कहाँ से कैश इनफ्लो होना है, कहाँ पे कैश आउटफ्लो होना है, और प्रॉपर एलोकेशन फंड्स की कहलाती है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है ये भी मैंने बात कर ली कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है, फंड्स हमारे पास कम है, और जो इनके यूजेस हैं या जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, इसीलिए उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो रेगुलर एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ फंड्स। मतलब जो फ्लो हो रहा है कैश का या जो फ्लो हो रहा है फंड्स का, वो बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए और प्रॉपर अप्रोप्रिएट मात्रा में होना चाहिए। जैसे कि इसको मैं कैटेगराइज कर देती हूँ, क्यों क्यों चाहिए फंड्स आपको। जैसे कि डे टू डे क्यों चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदोगे, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट नहीं होगा तो उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाएगी, और मार्केटिंग नहीं होगी तो वो मार्केट के अंदर नहीं पहुंचेगा और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फुलफिल ग्रोथ पे नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए रॉ मटेरियल के लिए पैसों की ज़रूरत है, जो कि हमें समझते हैं हम किसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और क्यों पैसे की ज़रूरत है, जब आप एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हो तो सैलरी और वेजेस दोगे उनको कि नहीं दोगे। तो सैलरी और वेजेस को देना डे टू डे के खर्चों में ही आता है, इसीलिए इसको भी समझना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से ज़रूरी है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड, शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दोगे,
या इंटरेस्ट दोगे डिबेंचर होल्डर्स को, वो भी किसका पार्ट है, डे टू डे के खर्चों का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप डिविडेंड या इंटरेस्ट देते हो शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को, तो उससे बेनिफिट आपकी कंपनी का है, क्योंकि इससे जो वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन की, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जिसे कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, कि वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। नाउ इंश्योरिंग शेयर होल्डर्स गेट गुड रिटर्न, रिटर्न अच्छा मिलेगा उन्हें, तो वो आपकी कंपनी में दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे और वहां से आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ये डिविडेंड की बात कर रहे हैं कि रिटर्न अच्छा खासा मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ना ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, बिल्कुल सही मात्रा में फंड्स का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है उसको देखना। अच्छा, एप्रोप्रिएट मात्रा में क्यों? क्योंकि फंड्स ज़्यादा होना या फंड्स कम होना दोनों ही एक रिस्क है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए या एक रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दोनों ही पॉइंट से बात करती हूँ। अगर मेरे पास एक्सेस मनी होता है या एक्सेस फंड्स होते हैं, या तो फिर मेरे पास इनसफिशिएंट फंड्स होते हैं, जो मेरे पास कमी है फंड्स की, दोनों ही एस्पेक्ट्स में समझना क्या ज़रूरी है। अगर मेरे पास फंड्स ज़्यादा होते हैं तो क्या सिनेरियो है, तो मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से लैग कर जाऊंगी, वो पैसा मैं इन्वेस्टमेंट में दे सकती हूँ, उस पैसों को मैं यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगी, वहाँ से मुझे रिटर्न मिल सकता है इन्वेस्टमेंट करके। तो अगर एक्सेस फंड्स मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखे तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। जबकि अगर मैं बहुत कम अमाउंट में पैसे रखती हूँ तो जो रॉ मटेरियल के लिए या मैंने जो डे टू डे खर्चों की बात की, वहां से मैं लैग कर जाऊंगी, क्योंकि फंड्स ही नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो दोनों ही एस्पेक्ट जो हो जाते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फंड्स। नाउ नेक्स्ट की बात करूँ, रियल एंड सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उनमें से चूज करना कि ये वाला डेट स्ट्रक्चर अच्छा है या ये वाला कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है, या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से मुझे रिटर्न टाइम पे मिलेगा, यहाँ पे रिटर्न करने से मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो इन सब एस्पेक्ट्स को समझने के लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, आपको पता होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आती हैं, एक आती है डेट और एक आती है इक्विटी। ठीक है, डेट और इक्विटी का एक बैलेंस एप्रोप्रिएट रूप से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इक्विटी ज़्यादा होगी, अगर आप इक्विटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रखोगे तो आपका लैक ऑफ कंट्रोल कंपनी से लूज हो जाएगा, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वही ऑनर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये तो पता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट इज, अगर मैं डेट की बात करती हूँ, अगर डेट बहुत ज़्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो कंपनी कर्जे में डूबती चली जाएगी। तो इसीलिए दोनों एस्पेक्ट का एक बैलेंस अप्रोप्रिएट अमाउंट में रखना चाहिए, इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसी में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हो, कि एक तरफ लोग बात करते हैं प्रॉफिट कमाओ प्रॉफिट कमाओ, जो पहले के टाइम पे चलता था, वर्कर्स पे ध्यान नहीं देते थे, एम्प्लॉयज पे ध्यान नहीं देते थे, शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर रहा है उन पे ध्यान नहीं देते थे, तो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट की बात करते थे। लेकिन आज का सिनेरियो ये है जहाँ पे वेल्थ की भी बात होती है, शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करने की बात होती है, जिससे अगर शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, ओवरऑल ग्रोथ है ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी इम्पोर्टेंट से फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करूं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, सिर्फ प्रॉफिट कमाना, जबकि इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्टॉक की वैल्यू को हाईएस्ट करना, मार्केट वैल्यू जो है वो शेयर की बढ़ाना। तो मार्केट वैल्यू शेयर की कैसे बढ़ती है, मार्केट वैल्यू शेयर्स की कैसे बढ़ती है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट प्राइस। जब करंट प्राइस से हम नंबर ऑफ शेयर्स को माइनस कर देते हैं तो आपकी वैल्यू निकल आती है। नेक्स्ट की बात करूं अगर मैं, तो ये हो जाता है जो प्रॉफिट है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस करते हैं, लेकिन जब बिजनेस की बात करोगे तो बिजनेस में प्रॉफिट हालांकि ज़रूरी है। क्यों?
बिना प्रॉफिट के एक बार लॉस हुआ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आप डील कर गए, नेक्स्ट टाइम लॉस हुआ आप डील कर गए, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। लेकिन ऐसा थोड़ी है एक लॉन्ग सिनेरियो में आपको लॉस होता चला गया फिर भी आप कोप अप कर पाओगे, नहीं। प्रॉफिट भी जरूरी है, लेकिन प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के एस्पेक्ट से देखते हैं, और जो वेल्थ है वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म की और ये शॉर्ट टर्म की, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये लॉन्ग टर्म की बात करता है, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म की बात करता है। एक आपने अजम्पशन पढ़ी होगी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट ही इस तरीके से किया जाता है कि बिजनेस एक फोर्सिनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, ठीक है। ऐसे थोड़ी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो कि आपने आज स्टार्ट कर दिया और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 2 3 4 महीने बाद आप बंद कर दोगे। इसीलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान नहीं देता। इसके लिए सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट कब हो रहा है, 10 महीने बाद, 20 महीने बाद, इसको मतलब नहीं है। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करता है, जो कि प्रेजेंट वैल्यू में ही कैलकुलेट कर ली जाती है कि फ्यूचर वैल्यू की क्या वैल्यू होगी। जैसे कि आज 100 रुपीज की, फ्यूचर में जब मैं 10 साल बाद देखूंगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। नेक्स्ट इज ये रिस्क और अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है। प्रॉफिट में सिर्फ हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट की बात करते हैं, रिस्क कितना है। अब आपको ये चीज तो पता होगी, रिस्क और प्रॉफिट दोनों कोरिलेटेड टर्म्स है, दोनों पॉजिटिव टर्म्स है। जैसे कि रिस्क बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और रिस्क कम होगा, अगर रिस्क कम होगा तो प्रॉफिट भी वहां कम होगा। तो इसीलिए रिस्क जो है वो रिलेटेड होता है प्रॉफिट से, लेकिन जब हम सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं वहां पे रिस्क एनी हाउ हम ध्यान नहीं देते, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में रिस्क को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझा जाता है। टाइमिंग यहाँ पे ध्यान नहीं दी जाती रिटर्न की, रिटर्न कब हो रहा है इससे मतलब नहीं है, रिटर्न होना चाहिए। जबकि यहाँ पे टाइमिंग वगैरह की जब हम आगे पढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वगैरह जो होते हैं वो यही बताते हैं कि आपका रिटर्न कितने टाइम पीरियड में हो रहा है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टाइम्स की बात करती है। और अगर मैं एक पॉइंट को ऐड करूँ, वो नेगेटिव पॉइंट है जो कि आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, कि जो यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करूँ तो वर्कर्स पे उस टाइम पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। वर्कर्स पे अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करूँगी तो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। वहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, किस तरीके से वर्कर्स को लेके आ रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। सैलरी टाइम पे दे रहे हैं नहीं है मतलब, सिर्फ प्रॉफिट, सेल्स करो, सेल्स होगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में वर्कर्स को, शेयर होल्डर्स को ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट। तो हमने अभी तक 3 कॉन्सेप्ट की बात करी है, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन का, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स की डिटेल में डिस्कशन की, और फिर हमने पढ़ा इसका कॉन्फ्लिक्ट। नाउ इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी ये होता क्या है, फिर हम इनकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर मैं ट्रेडिशनल फेज की बात करूं तो ट्रेडिशनल फेज कौन सा होता है, जो बहुत पहले का टाइम है, जहाँ पे एनी टाइम मतलब ओकेजनल तौर पे कभी कभी प्रॉब्लम्स को लिया जाता था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लिया जाता था। जैसे कि आप मान सकते हो, जैसे मर्जर हुआ, मर्जर्स के टाइम पे या एक्विजिशन के टाइम पे, इस टाइम पे क्या होता है, माना जाता था इम्पोर्टेंट कौन सा, ट्रेडिशनल फेज। जबकि ट्रांजिशनल फेज कौन सा हो गया, फिर ये थोड़ा सा डेवलपमेंट आई, ठीक है, फाइनेंस में थोड़ी सी डेवलपमेंट आई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और फिर ये देखने लगे कि डे टू डे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। डे टू डे मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट रूप में मान लिया गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ मॉडर्न फेज, तो मॉडर्न फेज कौन सा होता है, जो राइट नाउ वाली सिचुएशन है, जहाँ पे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इकोनॉमिक थ्योरीज वगैरह के साथ डील करते हैं। राइट नाउ वाली सिचुएशन है ये, ठीक है। और जहाँ पे हम डील करते हैं इकोनॉमिक
थ्योरीज के साथ, इकोनॉमिक थ्योरीज और बहुत सारी जो भी हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से इसको हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ये आ जाता है आपका रीडिंग वाला पार्ट। इसको 1 मिनट के लिए गो थ्रू करो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो भी मैंने बताया वो किस तरीके से आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब मैं बात करूं ट्रेडिशनल फेज की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो मैंने अभी बताया जैसे कि ये सर्टेन इवेंट्स के लिए होती है, एक्सपेंशन करना है, मर्जर करना है या रीऑर्गेनाइजेशन करना है। फिर ट्रांजिशन फेज के अंदर क्या देखते हैं, जो फाइनेंस मैनेजर डे टू डे प्रॉब्लम फेस कर रहा है उनको डील करते हैं। और फिर मॉडर्न फेज के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक थ्योरीज और जो एप्लीकेशन है, अलग अलग क्वांटिटेटिव मेथड को एनालाइज किया जाता है, उसको हम समझते हैं किसकी हेल्प से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से ये इवोल्यूशन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बांटा गया, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक्टिविटीज बोल दो, ब्रॉड कॉन्सेप्ट बोल दो, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये पूरा इसके इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। अगर आप इन 3 एक्टिविटीज को अच्छे से समझ जाओगे और इन 3 एक्टिविटीज को पूरे डिटेल में डिस्कस कर लोगे तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करती हूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नेक्स्ट बात करेंगे फाइनेंसिंग की और फिर डिविडेंड डिसीजन की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, वेयर टू इन्वेस्ट, ठीक है, कहाँ पे मैं अपना पैसा लगाऊं, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस में लगाऊं कि शॉर्ट टर्म में लगाऊं या मीडियम टर्म में लगाऊं, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोर्सेस भी होते हैं और शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेस और शॉर्ट टर्म सोर्सेस या मीडियम टर्म बोल दो, ठीक है। और इनके बीच में आता है एक मीडियम टर्म। तो इन सिनेरियो को मुझे समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर मैं ले रही हूँ तो मैं अपनी जो पैसे हैं वो कैसे, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ ताकि मुझे जो रिटर्न मिल सके। अब इसका पॉइंट क्या है कि जो मेरा रिटर्न हो, रिटर्न मैक्सिमम हो। क्यों पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करूंगी मैं जहाँ पे रिटर्न मैक्सिमम हो और जो टाइम फ्रेम लगे, टाइम पीरियड जो उसमें इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है वो मिनिमम हो सके, ठीक है, कम से कम टाइम में मुझे जल्दी से जल्दी रिटर्न मिल सके, इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। लॉन्ग टर्म भी सोर्सेज हो सकता है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। जैसे कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं प्लांट खरीद सकती हूँ, मशीनरी में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म है, ट्रेड रिसीवेबल वगैरह में मैं डील कर सकती हूँ, कमर्शियल पेपर्स हो गए। मीडियम टर्म है, डिबेंचर्स वगैरह में। इस तरीके से आप समझते हो कि मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, मतलब मैं अपनी कंपनी में मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ या मैं मार्केट में कहाँ पे अपना पैसा लगा सकती हूँ जहाँ से मुझे रिटर्न सबसे ज़्यादा हो और टाइम सबसे कम लगे। ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब आप ये पूछोगे, अभी आप जब आगे पढ़ोगे तो बहुत सारे आप डिसीजंस को देखोगे, इनके अंदर कंसिस्ट हैं बहुत सारे चैप्टर्स, तब पता चलेगा आपको कि ये डिसीजन कितने क्रिटिकल होते हैं बिजनेस एस्पेक्ट से, और इनके जो डिसीजन होते हैं कहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं और कहाँ पे कम एक्सेप्ट नहीं करते। फिर एक और पॉइंट आता है जहाँ पे रिटर्न रिटर्न ज़्यादा होगा, ठीक है, आर को मैं रिटर्न से डिनोट कर रही हूँ, रिटर्न ज़्यादा होगा कॉस्ट से, ठीक है। कॉस्ट से अगर मेरे पास रिटर्न ज़्यादा आएगा और कॉस्ट मेरी कम लगी होगी उसके अंदर, तो ये प्रोजेक्ट मैं एक्सेप्ट करूंगी। किसी भी सिनेरियो की बात करो, इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंसिंग की, डिविडेंड डिसीजन की, और रिटर्न अगर मुझे कम मिल रहा होगा, कॉस्ट ज़्यादा लग रही होगी, तो उस सिनेरियो के अंदर ये हो जाएगा आपका नेगेटिव वाला, कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये रिजेक्ट कर देंगे और ऊपर वाला कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। और कभी कभी जो रिटर्न मिलता है, रिटर्न वाले जो चांसेस होते हैं और जो कॉस्ट लग रही है वो दोनों बराबर होते हैं। इस सिनेरियो में हमारे पास ऑप्शन होता है कि वेदर टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल और नॉट टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट में हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ये होता है मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन कौन सा डिसीजन होता है, फ्रॉम, वेयर, व्हेन, हाउ,
वी गेट फंड्स। कहाँ से फंड्स मिलेंगे, कब फंड्स मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, ये होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, कहाँ पे मैं फाइनेंस करूँ, जैसे शेयर्स इशू करके मैं कर सकती हूँ, प्राइवेट इक्विटी से मैं पैसा रेज कर सकती हूँ प्राइवेट इक्विटी के थ्रू। ठीक है, और शेयर्स के थ्रू, इक्विटी शेयर्स हो गए, या डिबेंचर्स के थ्रू, या मैं लोन ले सकती हूँ। फिर वेंचर कैपिटल के थ्रू मैं फंड्स रेज कर सकती हूँ, कैपिटल लीज कैपिटल के थ्रू कर सकती हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से मैं पैसा ला सकती हूँ। कंपनी में ये सोचना पड़ता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत कब है, क्योंकि मैंने बोला ना आपको दोनों तरीके से एस्पेक्ट से समझना पड़ता है कि कभी कभी फंड्स ज़्यादा होते हैं तो उसको इन्वेस्ट कर दो, फंड्स कम है तो वहाँ से फंड्स को रेज कर लो। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब मुझे कहाँ पैसों की ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, और वो मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँगी, ये सोचने का जो डिसीजन होता है वो होता है इन फाइनेंसिंग डिसीजन। नाउ डिविडेंड डिसीजन की बात करूं तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब क्या होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो जो भी पब्लिक से उसने पैसे लिए होते हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में कुछ वापस करती है। अब कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो वापस करे कि ना करे। कहीं कहीं सिनेरियो में तो ये ज़रूरी हो जाता है, जैसे डिबेंचर्स की बात करूँ तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट उनको देना ही पड़ता है। लेकिन शेयर्स वगैरह की बात करें तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन वो डिसीजन होता है शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स गेट्स सेटिस्फाइड। वो वाली सिचुएशन जहाँ पे शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं वो डिविडेंड डिसीजन होता है कि वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो डिविडेंड मिल गया लोगों को या इंटरेस्ट मिल गया, अगर नहीं किया तो अपने पास रख लिया। अपने पास रख लिया तो उस एस्पेक्ट को हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। उस एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है समझना, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने डिसाइड किया कि अब मैं जिन लोगों ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया उनको कुछ कुछ पैसे दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा प्रॉफिट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में। तो अगर तो डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड कर ही लिया है तो डिविडेंड मिल जाएगा शेयर होल्डर्स वगैरह को। लेकिन अगर नहीं किया तो वो अपनी कंपनी में ही उस प्रॉफिट को लगाएगा ताकि वो कंपनी ग्रो कर सके, उसका जो पोटेंशियल है वो और हाई अप हो सके। ठीक है, तो उसको ही रिटेन अर्निंग बोलते हैं, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही मिनिमल हो जाती है क्योंकि वही पैसा लगा रही है जो खुद का है उसका, है ना, उसने खुद प्रॉफिट कमाया, खुद का है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है और इसको ऑनर्स कैपिटल में भी कंसिडर करते हैं। तो ये 3 डिसीजन हो गए जो कि एक ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया कि ये क्या क्या होते हैं, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। चलो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की ये स्लाइड एक बार गो थ्रू करो क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको इन तीनों डिसीजंस के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स। चलो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन सा होता है जहां पे हम एक तरफ बात करते हैं फंड्स को क्रिएट करना एडिशनल कैपेसिटी के साथ। क्यों, कैसे होगा एडिशनल कैपेसिटी के साथ फंड्स रेज, जब आप इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं से आपको रिटर्न मिलेगा जो कि एक सोर्स है किसका, रेवेन्यू का। जब आप इन्वेस्ट करोगे कहीं पे, इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, रिटर्न के लिए। रिटर्न क्या है आपका, एडिशनल रेवेन्यू। ठीक है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू है आपका।
तो उस एस्पेक्ट के अंदर आपका ये क्या हो जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है एडिशनल रिवेन्यू प्रॉफिट के बेसिस पे, और जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट भी कम होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिटर्न फ्रॉम अ प्रपोज इन्वेस्टमेंट कंपेयर किया जाता है कि जो हर्डल रेट है, कॉस्ट है, वो मिनिमम होनी चाहिए और जो रिटर्न है वो मैक्सिमम होना चाहिए। वही एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाली सिचुएशन जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताई थी कि कहाँ पे अगर कॉस्ट जो होती है कंपनी की, जो पैसा कंपनी लगा रही है वो ज़्यादा है और जो उसको पैसा वापस मिल रहा है वो कम है, तो कौन महान होगा जो इसमें इन्वेस्ट करेगा, नहीं करेगा। कॉस्ट होनी चाहिए कम और रिटर्न होना चाहिए ज़्यादा, तो ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है प्रपोजल, और एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो उसके ऊपर डिसाइड होता है। नेक्स्ट की बात करूँ तो फाइनेंसिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट डिसीजन रोल प्ले करता है, जहाँ पे कहाँ से पैसा कब लेना है, कितना लेना है, कहाँ लेना है, ये सारी की सारी डिस्कशन की बात करते हैं। क्योंकि आजकल फाइनेंस करने के बहुत सारे सोर्सेस हैं। आप एडीआर से फंड रेज कर सकते हो, जीडीआर, इक्विटी, बॉन्ड, डिबेंचर, लोन, मैंने बहुत सारे सोर्सेस बताए ना, लोन के थ्रू, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और भी आप ले सकते हो वेंचर कैपिटल के थ्रू, लीज फाइनेंसिंग के थ्रू, तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। और आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, कैपिटल स्ट्रक्चर जो डेट और इक्विटी का जो रेशियो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा डेट ना बहुत ज़्यादा इक्विटी। नेक्स्ट की बात करूं तो ये होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। फिर ये क्या कहलाता है, आपका शेयर प्राइस बताता है एक प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर कैश फ्लो में, कितनी होल्डिंग्स है आपके पास, और हैज टू डिसाइड व्हाट प्रपोर्शन, कितना प्रपोर्शन प्रॉफिट का बांटना है, कितना नहीं बांटना। अगर तो प्रॉफिट बांटता है तो उसको पे आउट रेशियो बोलते हैं, प्रॉफिट का प्रपोर्शन बांटता है शेयर होल्डर्स वगैरह को, डिबेंचर होल्डर्स को, तो उसको हम पे आउट रेशियो बोलते हैं। लेकिन अगर वो अपने पास रखता है रिटेन्ड की फॉर्मेट में, तो वो कहलाता है आपका रिटेन्ड प्रपोर्शन या रिटेंशन रेशियो। उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म शेयर्स के हिसाब से, और रिटेंशन रेशियो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। आपको अपना पैसा अपनी कंपनी में रखना है, ग्रोथ करनी है अपनी कंपनी की, शेयर होल्डर इससे सेटिस्फाइड है कि नहीं सेटिस्फाइड, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करेंगे जो फाइनेंस है उसको किस किस बेसिस पे बांटा गया है, तो सबसे पहले ये पीरियड के बेसिस पे बांटा गया है, जिसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म कौन सा होता है, जो एक साल से कम, 0 to 12 मंथ्स की बात करता है जो। फिर उसके बाद इसमें ट्रेड क्रेडिट, फैक्टोरिंग, बैंक, कमर्शियल पेपर्स आ जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम में इनके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है, इनके अंदर डीपली नॉलेज आपकी चेक होती है। फिर इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन हमारे लेक्चर्स में ही। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज मीडियम। मीडियम टर्म 1 to 5 years का होता है। फिर इसके अंदर कौन से आते हैं, बैंक से लोन लेना, पब्लिक डिपॉजिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या लीज फाइनेंसिंग से। फिर लॉन्ग टर्म में कौन कौन से आते हैं, जो कि 5 साल से ज्यादा होते हैं, 5 साल, 10 साल, 10 साल से ज्यादा, ठीक है। इसमें इक्विटी शेयर्स हो गए, रिटेन अर्निंग हो गई, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, या लोन फ्रॉम बैंक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। फिर इसके बाद ऑनरशिप के बेसिस पे अपना पैसा या बाहरी पैसा, बोरोड फंड बोल सकते हो। ऑनर्स फंड्स कौन सा होता है, जब आप इक्विटी में पैसा लगाते हो या अपने पास पैसा रखते हो। रिटेन्ड अर्निंग, जिसको प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। और बोरोड फंड कौन सा होता है, डिबेंचर्स के रूप में, बैंक्स के रूप में, और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग, ये हो जाता है आपने जो बाहर से पैसा लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड्स की क्लासिफिकेशन हो गई। लॉन्ग टर्म में हमने 5 years से ज़्यादा की बात करी, मीडियम टर्म में 1 to 5 years की बात करी,
फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म में 0 to 12 मंथ्स की बात करी। डिबेंचर्स जो होता है वो डिबेंचर्स इसका भी पार्ट हो जाता है, ठीक है, और जो मीडियम टर्म का भी पार्ट हो जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों में डिबेंचर्स को कंसिडर किया जाता है। फिर ऑनर्स की बात कर ली हमने, ये भी अभी डिस्कस करके आए हैं एक स्लाइड में। अब इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज मतलब जो ऑनर है, जो खुद पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, वो हो गए आपके ऑनर्स, इंटरनल सोर्सेज। और एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से हो गए, जो हमने बाहर से पैसा रेज किया है लोन की फॉर्मेट में, या आप बोल सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, या प्रेफरेंस शेयर है, या डिबेंचर्स है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स को ऑनर्स फंड भी बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए क्या करते हैं, इक्विटी का स्टेक कोशिश करते हैं कि कंपनी के अंदर ज़्यादा रहे और शेयर होल्डर्स के पास कम रहे, क्योंकि वो अपना स्टेक लूज करते हैं, कंट्रोल लूज करते हैं। तो अभी तक हमने किन किन पॉइंट्स की बात करी, हमने बात करी सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने इवोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करी। कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद हमने बात करी कि कितनी एक्टिविटीज होती हैं। फिर उसके बाद हमने कितनी क्लासिफिकेशन को पढ़ा। ये सब हमने डिस्कस किया है इस लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। आगे है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डेफिनेशन। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जो भी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं, कितना इसका पीरियड रहता है, एक स्टेप अहेड। फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक ऐसी डेफिनेशन है जहाँ पे हम लोन लेते हैं या बोरो करते हैं मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर बोल सकते हो, मोर देन। लॉन्ग टर्म में भी ना बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, कहीं पे 1 ईयर होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, जबकि ये 1 ईयर से ज्यादा आप लिख सकते हो, मोर देन 5 ईयर्स कर सकते हो इसको, ठीक है। बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स कर सकते हो, डिबेंचर फाइनेंसिंग। इसकी जो अमाउंट रहती है ना फाइनेंस करने की, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है, ह्यूज अमाउंट होती है। और टाइम फ्रेम भी क्या रहता है, टाइम फ्रेम भी ज्यादा होता है। फिर हम 10 ईयर मॉर्टगेज और 20 ईयर लीज, एक एग्जाम्पल दे दिया, 10 साल का लिया है, 20 साल का लिया है, तो कहाँ से 1 ईयर होगा, समझ रहे हो। ये 1 ईयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। 5 ईयर से जो ज्यादा होते हैं वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का पार्ट बनते हैं सॉरी। और यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, फाइनेंस करते हो जब, और ये क्यों किया जाता है, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, कंपनी के बड़े होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस को हमने डिस्कस करेंगे 5 पार्ट में, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और रिटेन्ड अर्निंग। थोड़ा थोड़ा अभी समझते हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि ये पॉइंट्स क्या क्या हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंस में है। चलो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को क्या बोलते हैं, अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ऑनर्स। ऑनर्स फंड भी बोला जाता है इनको। जो इनको मिलता है, मतलब जो पैसा मिलता है वो किस फॉर्मेट में होता है, डिविडेंड की फॉर्मेट में होता है। जो शेयर्स लेते हैं, जैसे कि मैं शेयर्स ले रही हूँ, सबसे पहले शेयर्स को समझना क्या होता है। शेयर्स एक कैपिटल का बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है, जैसे कि कैपिटल है, मुझे अपनी कंपनी में कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब फंड्स चाहिए अपनी कंपनी में। तो इस कैपिटल को अब मुझे 2 करोड़ रुपए की जरूरत है। 2 करोड़ रुपए मुझे ऐसे तो दे नहीं देगा कोई, ठीक है। तो इस 2 करोड़ को मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूंगी, ठीक है, और पब्लिक से कहूंगी आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, जैसे कि 100 रुपए के शेयर्स हो गए। अब 2 करोड़ को बांट दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको पता चलेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने। तो इसी को बोला जाता है शेयर्स, जो कि छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है।
तो ऐसे ही शेयर्स के दो पार्ट होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें हम इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं। इक्विटी शेयर्स को ऑनर्स भी बोला जाता है कंपनी का, और इक्विटी शेयर्स मैंने लिए हैं, अगर मैंने इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो मुझे क्या बोला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। और मुझे क्या मिलेगा रिटर्न में, डिविडेंड, और डिविडेंड मिलेगा तो ये क्या है, एक प्रॉफिट का हिस्सा जो कंपनी मुझे देगी जब वो कमाएगी, नहीं कमाएगी तो नहीं देगी, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डर्स बोला जाता है, क्या इसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, हाँ बिल्कुल, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। तो ये पॉइंट्स बता रही हूँ एक तरीके से, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विटी शेयर को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है ना। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको प्रिफरेंशियल राइट होता है, प्रिफरेंशियल राइट। अभी प्रिफरेंशियल राइट का क्या मतलब है, मतलब एक अधिकार, कैसे अधिकार मिलेगा, इनको फिक्स्ड रेट मिलता है डिविडेंड का। जैसे शेयर होल्डर को जो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या फिक्स्ड मिलता है, नहीं, फ्लक्चुएट करेगा। पहले प्रेफरेंस वालों को पैसे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद पहले डिबेंचर्स को दिए जाते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत पैसा बचेगा तो इक्विटी वालों को देंगे। तो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं उनको कि इक्विटी से ऊपर रखा जाता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, ठीक है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। लेकिन क्या इनको वोटिंग राइट्स होते हैं, नहीं, इनके पास कोई भी तरीके के वोटिंग राइट्स नहीं होते। तो अपने आप में कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स की बात करूं तो ये एक तरीके से लोन की टाइप में डील किया जाता है, कर्जे में चली जाती है जब, और इसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जिसको इंटरेस्ट ही कहते हैं। जो पैसा इनको मिलता है वो इंटरेस्ट की फॉर्मेट में ही रहता है। और जो इक्विटी शेयर्स को होल्ड करते हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर, जो प्रेफरेंस शेयर को होल्ड करते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और जो डिबेंचर्स को होल्ड करते हैं वो हो गए डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स। और इनके पास क्या वोटिंग राइट होता है, नहीं भैया, इनके पास भी वोटिंग राइट्स नहीं होता। लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जब बैंक से आप पैसा रेज कर रहे हो और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है तो उसको बोलते हैं जब हम लोन ले रहे हैं बैंक से। और रिटेन्ड अर्निंग की अभी हमने डिस्कशन की है कि रिटेन्ड अर्निंग वो पैसा होता है जहाँ पे प्रॉपर एप्रोप्रिएट मात्रा में हम क्या करते हैं, पैसे को अपनी कंपनी में रखते हैं फॉर द सर्वाइवल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग की बात करते हैं जिसमें हम शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ना देकर प्लगिंग बैक करते हैं, प्रॉफिट को अपने पास रखते हैं, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में उसकी इन्वेस्टमेंट होती है ताकि कंपनी ग्रो कर सके और आगे फॉरवर्ड कर सके, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा लेक्चर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं पॉइंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप लोग स्टे ट्यून करना और जुड़े रहना हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर हम इसी तरीके से आपको अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।